जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज मैं जो बात करने वाला हूं वो ये कि भारतीय राजनीतिक परिवेश में जो बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच की लड़ाई है, अब वो भारतवर्ष की सीमाओं को क्रॉस करके विदेश की सीमाओं के अंदर भी प्रवेश कर गई। क्योंकि पहले 65 साल में हमने भारत में कभी नहीं देखा, हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा कि कोई देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि हालांकि मेरी देश में मैं कुछ नहीं कर पाया, हालांकि देश में मैंने जो 15 लाख का वादा प्रति व्यक्ति देने के लिए कहा था वो नहीं कर पाया, हालांकि मैं 2 करोड़ नौकरियां नहीं दिला पाया, हालांकि मैंने किसानों के साथ अत्याचार किया, उन्हें 13 महीने दिल्ली के चारों तरफ बिठाया और उसके बाद उनकी मांग मानकर अपनी तपस्या में कमी कहते हुए मैंने कृषि कानून को वापस ले लिया, हालांकि मैंने नोटबंदी जैसे एक वाहियात निर्णय को लेकर देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, हालांकि मैंने दोषपूर्ण जीएसटी को लाकर देश के अंदर जो एमएसएमई था, जिसकी वजह से रोजगार सृजन होता था, उसको बर्बाद कर दिया। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर हमने ये बारंबार सुना कि भारतवर्ष के अंदर कोई भी स्थिति हो, विदेश में डंका बोल रहा है। तो एक स्ट्रेटेजिक चाल की तरह कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने इस बात को समझा और उन्होंने ये समझा कि न केवल भारतवर्ष की जमीन पर, हिंदुस्तान की जमीन पर जो भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल की सरकार है उसका मुकाबला किया जाए, बल्कि विदेश की धरती पर जाकर भी इनकी बातों का जवाब दिया जाए और न केवल विदेश की जनता देखे कि इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच में क्या अंतर है, बल्कि भारतवर्ष के अंदर गोदी मीडिया के माध्यम से जो दुष्प्रचार किया गया है कि विदेश में जो डंका बोल रहा है उसको भी जनता के सामने लाया जाए। माननीय मोदी जी अभी ब्रुनेई की यात्रा में गए थे, सिंगापुर की यात्रा में गए थे। सिंगापुर में उन्होंने कहा था हम भारतवर्ष को सिंगापुर बनाना चाहते हैं, पहले वो काशी को टोक्यो बनाना चाहते थे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर गुजरात मॉडल को स्थापित करना चाहते थे। तब तक हम लोगों को शायद इतना नहीं पता था कि गुजरात मॉडल आखिर है क्या। आज जब हम देख रहे हैं कि गुजरात के अंदर सड़कें पानी से डूबी हुई हैं, मोरवी का पुल टूट जाता है, बड़े बड़े पुल बह जाते हैं, पेपर लीक का मुख्य केंद्र गुजरात बन जाता है, तो हम लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि गुजरात मॉडल है क्या। वरना उस समय 2012-13 में विदेश की फोटोग्राफ डाल डाल के वहां के ब्रिजेस की, वहां की सड़कों की, सोशल मीडिया के माध्यम से डालकर यह बताया गया था कि गुजरात ने कोई ऐसा मॉडल स्थापित कर दिया है जिसकी भारतवर्ष में स्थापना होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हर वर्ग, हर समाज का वर्ग पिछले 10 साल के अंदर उसने देखा किस प्रकार से हर समाज के अंदर असंतोष व्याप्त हुआ और जो वादे 2012-13 में किए गए थे कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। चाहे वो किसानों का मसला हो, जिनसे कहा गया था कि जब गन्ना आपसे खरीदा जाएगा तो 60 दिन के अंदर उसका भुगतान किया जाएगा, वरना आपको इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा, कुछ नहीं हुआ। कपास का, सोयाबीन के दाम जो किसानों को मिलते थे आज से 10 साल पहले, उसे आधे दाम किसानों को अपना माल बेचना पड़ा, लेकिन उस पर कुछ नहीं कहा गया। किसानों के विरुद्ध बाकी समाज के लोगों को यह बताया गया और सिखाया गया कि ये किसान ब्रजभूषण शरण सिंह के माध्यम से और कंगना रनौत के माध्यम से बार बार बताया गया कि ये किसान जो हैं ये असली किसान नहीं हैं, ये देशद्रोही हैं, ये रेपिस्ट हैं और ये बांग्लादेश जैसी स्थिति हिंदुस्तान में पैदा करना चाहते हैं। ये गोदी मीडिया के माध्यम से और इन सांसदों के माध्यम से जनता को बताने का प्रयास किया गया। जब किसानों ने
संघर्ष किया तो जब बच्चों ने रोजगार के लिए सृजन किया तो उन्हें अलग रूप से प्रतिभाषित किया गया और उन्हें ऐसा बताया गया कि जैसे ये बच्चे राष्ट्रहित में काम नहीं कर रहे हैं। यह बताया गया कि जो कहा था भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी जी ने कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो हमने नौकरी देने की बात नहीं की थी, हमने रोजगार देने की बात की थी। अब रोजगार कितने मिले ये तो इसी बात से प्रूव होता है कि हरियाणा के अंदर जब चतुर्थ श्रेणी के सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा जाता है तो उसमें एमटेक, बीटेक, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी लोग अप्लाई करते हैं। तो इसका माने न तो नौकरी मिली न रोजगार मिला। जब समाज का कोई भी वर्ग आंदोलन करता है तो बाकी समाज के लोगों को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है और अपने अनजानेपन में अपनी चीज को न समझ पाने की वजह से बाकी समाज का अंग समझता है कि किसान भी देशद्रोही हैं, ये नौजवान भी देशद्रोही हैं, जो अग्निवीर में जा रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना खराब है, वो भी देशद्रोही हैं, जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं, जो न्यू पेंशन स्कीम और यूपीएस का विरोध कर रहे हैं, वो भी देशद्रोही हैं। लेकिन धीरे धीरे जनता को ये समझ में आ गया कि ये जो इन लोगों ने एक प्रचार किया हुआ है, दुष्प्रचार किया हुआ है, वास्तविकता में समाज को तोड़कर बांटकर हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, चाहे वो धार्मिक रूप में हो, चाहे जातीय रूप में हो, चाहे सामाजिक रूप में हो, चाहे अपने व्यवसाय और रोजगार के रूप। और देश को एकजुट करने के लिए आवश्यकता है कि देश में मोहब्बत पनपे, देश को मलहम की आवश्यकता है, देश को प्रेम की आवश्यकता है, देश को स्नेह की आवश्यकता है, देश को नफरत की आवश्यकता नहीं। क्योंकि नफरत की आग में जिस प्रकार देश की संपदा को लूटा गया, जिस प्रकार से नए संसद भवन चूने लगा, भगवान श्री राम का मंदिर चूने लगा, जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई, उससे लगा कि केवल भ्रष्टाचार को ढकने के लिए ये जातीय और धार्मिक विद्वेष पैदा किया जाता है। लेकिन भारतवर्ष के अंदर ये लड़ाई राहुल गांधी ने बखूबी लड़ी। उन्होंने देश की यात्रा की, दक्षिण से उत्तर की, उन्होंने पूरब से पश्चिम की और हजारों किलोमीटर चल के उन्होंने देश की जनता से, समाज के हर वर्ग से संबंध साधा। हिंदुस्तान के अंदर तो लड़ाई संपन्न हो गई। लेकिन जो एक दुष्प्रचार हुआ था या गोदी मीडिया के माध्यम से यह बताया गया था कि हिंदुस्तान में हालांकि हम कुछ नहीं कर पाए लेकिन हमारा विश्व में डंका बोल रहा है, कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने इसकी भी काट ढूंढ ली। इंडिया गठबंधन कहूंगा, कांग्रेस नहीं कहूंगा, क्योंकि मोदी जी जब विदेश जाते हैं ना तो वहां कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना इंटेलेक्चुअल फोरम से बात करते हैं, जो भी करते हैं मोनोलॉग करते हैं, जो भी करते हैं जो अपने आप लिखी हुई बातें हैं वो करते हैं, किसी के प्रश्न का जवाब नहीं देते और अपनी केवल बखान करते हैं और अपने से पहले जितने भी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। यह मोदी जी की स्टाइल है। और क्योंकि वहां पे प्रेस नहीं होता, वहां जर्नलिस्ट नहीं होते, आपको याद ही होगा पहले जब मनमोहन सिंह जाते थे, अटल जी जाते थे, राजीव गांधी जाते थे तो जर्नलिस्ट जाते थे साथ में, जो यात्रा को कवर करते थे और उसको बताते थे कि कहां पे क्या हुआ। हजारों निगाहें प्रधानमंत्री की तरफ रहती थी, लेकिन वो भी अब बंद हो गया। अब लौट के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, इसलिए देश की जनता को ये पता ही नहीं चलता कि मोदी जी गए क्यों थे, वहां क्या किया, लौट के आए तो क्या हुआ। लेकिन एक दृश्य, कुछ गिने चुने दृश्य दिखाकर सोशल मीडिया, आईटी सेल और गोदी मीडिया के माध्यम से यह प्रचार होता है कि विदेश में डंका बोल रहा है। इसकी काट ढूंढने के लिए इंडिया गठबंधन ने इलेक्शन जो हरियाणा में और जम्मू एंड कश्मीर में होने वाला है और बाद में जो महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में होने वाला है उसकी काट ढूंढ ली। मोदी जी भी अमेरिका जाने वाले हैं, राहुल गांधी भी अमेरिका गए हैं और राहुल गांधी के साथ साथ डीके शिव कुमार जो कर्नाटका सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस के एक बहुत पुराने कद्दावर और लॉयल नेता हैं, वो भी अमेरिका यात्रा पे हैं।
और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी, जो डीएमके के चीफ हैं और करुणानिधि जी के पुत्र हैं, वो भी अमेरिका में हैं। इसका मतलब तो एक तरफ तो विदेश यात्रा कर रहे हैं केवल अकेले मोदी जी, जिनके साथ कोई विदेश मंत्री नहीं है, कोई रक्षा मंत्री नहीं है, वित्त मंत्री नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, अकेले हैं मोदी जी। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के हिंदुस्तान का जो नजारा है वो दिखाने के लिए विदेश में 3 बड़े बड़े नेता, जो कि उत्तर प्रदेश की रायबरेली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं राहुल गांधी, डीके शिवकुमार जो कर्नाटका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और तमिलनाडु के स्टालिन जो कि तमिलनाडु और वहां की पेरियार और द्रविड़ राजनीति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तीनों अमेरिका के अंदर है। एक काठ, ये एक व्यक्तिवादी सोच बनाम पूरे हिंदुस्तान के हर रीजन का रिप्रेजेंटेशन इंडिया गठबंधन न केवल भारतवर्ष के अंदर कर रहा है बल्कि विदेश में भी कर रहा है। एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हुई जब डीके शिवकुमार साहब अमेरिका जाने की बात हुई, तो उन्हें बराक हुसैन ओबामा और कमला हैरिस के साथ उनकी मीटिंग भी फिक्स हुई। यह उड़ाया गया कि वहां के इलेक्शन में डीके शिवकुमार इंटरफियर कर रहे हैं। डीके शिवकुमार ने स्पष्टीकरण दिया कि भैया मेरा कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं है, ये पर्सनल विजिट है और पर्सनल विजिट में मेरे को मौका मिला है, मुझे इनविटेशन मिला है और बराक ओबामा से और कमला हैरिस से मेरी मुलाकात हो रही है। हालांकि स्पष्टीकरण तो उन्होंने दे दिया, लेकिन एक चीज आज की तारीख में बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है अमेरिका के अंदर भी, भारत के राजनीतिक परिवेश में। एक तरफ मोदी जी सारी परंपराओं को भूलकर, सारी विदेश नीति की परंपराओं को भूलकर, पिछले इलेक्शन में जब बाइडेन साहब का और डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला हो रहा था राष्ट्रपति पद के लिए, वो डोनाल्ड ट्रंप की कन्विंसिंग कर रहे थे, जो कि भूतो न भविष्यति, और बाइडेन जीत गए थे। अगर माननीय मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप की कन्विंसिंग न की होती तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते। अब इस बार का मुद्दा और गंभीर है। डोनाल्ड ट्रंप की भी अपेक्षा है कि पुरानी बार की तरह मोदी जी उनका सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ाएं, लेकिन दूसरे उनके जो विपक्ष में खड़ी हैं वो कमला हैरिस हैं, और कमला हैरिस जो है भारत मूल की हैं। और मानी बात है कि हिंदुस्तान के अंदर जो एक मूल भावना है वो कमला हैरिस के पक्ष में है। तो डीके शिवकुमार का कमला हैरिस से मिलना और बराक ओबामा से मिलना यह बात को स्पष्ट करता है कि एक दुविधा में डाल दिया है मोदी जी को अमेरिका के अंदर भी इंडिया गठबंधन ने, या तो कमला हैरिस का सपोर्ट कीजिए या डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट कीजिए। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट करेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन में आपको नुकसान होगा, और कमला हैरिस से का सपोर्ट करेंगे तो आपकी जो पहली बार आपने डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट किया था उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइदर ऑफ द पार्टी विल बी एंग्री विद यू, विल बी डिससैटिस्फाइड विद यू। तो ये जो एक दुविधा में इंडिया गठबंधन ने अपनी रणनीति से डाल दिया है, और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने टेक्सास में वहां छात्रों को संबोधित किया है और एक बहुत ही मैच्योर्ड एकेडमिशियन की तरह, न केवल पॉलिटिशियन बल्कि एकेडमिशियन की तरह बच्चों को जवाब दिए हैं, और बहुत वाइड रेंजिंग जवाब दिए हैं, और बिना किसी सपोर्ट के दिए हैं, बिना किसी टेलीप्रॉम्प्टर के दिए हैं, इंस्टेंट दिए हैं, और बड़ी गहन अध्ययन को दिखाते हैं। वो भी विदेश में भी और देश के अंदर लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि एक तरफ वो नेता है जो मोनोलॉग करता है और एक तरफ वो नेता है जो डायलॉग करता है। तो विदेश में मोदी जी का कितना डंका बोल रहा है, इंडिया गठबंधन ने उसकी भी परत खोलने का प्रयास किया है। और हिंदुस्तान के अंदर जो लड़ाई लड़ रही है वो हरियाणा में हुड्डा जी लड़ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस कश्मीर में लड़ रही है, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले मिलकर महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलकर बिहार में लड़ रहे हैं। लेकिन विदेश के अंदर भी जो एक परसेप्शन की वॉर है वो भी इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है, जिसका प्रभाव हिंदुस्तान की राजनीति में पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। जय संविधान, नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।